जब भी कभी वैकेंसीज निकलती हैं लैब टेक्नीशियंस की आर्मी, पीजीआई, एम्स या फिर रेलवेज़ में, तो तब इसी तरह पॉइंट वाइज बहुत सारा आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे ये पॉइंट्स में रिटन है, इसी तरीके से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं, इनकी अच्छे से बेहतरीन प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरीके से मटेरियल प्रोवाइडेड होना भी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कम विद मी, सब्सक्राइब वर्टस बायोमेडिसिन चैनल। एंड अगर फास्ट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अपना सिलेबस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू वर्टस बायोमेडिसिन। हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्टस बायोमेडिसिन प्रेजेंट्स प्रतिज्ञा बैच फॉर ऑल द लैब टेक्नीशियंस, एस्पायरिंग लैब टेक्नीशियंस स्पेशली। माय नेम इज सौरभ झा एंड आई एम हेयर टू क्रूज यू गाइज थ्रू होल स्टेबल सिलेबस ऑफ MLT, ताकि जब भी वैकेंसी निकले MLT की, जब भी वैकेंसी निकले सरकारी जॉब्स की, लैब टेक्नीशियंस जब भी रिक्वायर्ड हों, तो आप तैयार रहें एनी टाइम एंड एवरी टाइम। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, पूरी MLT का सिलेबस कंप्लीट करना। एंड आपका टारगेट क्या है, उस पूरा जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहना और दवा की तरह सुबह शाम घोट के उसको जस्ट रट लेना, अपने टिप्स पर उसको कर लेना। ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया सुबह और शाम, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, सबसे पहले अपना काम यही करना है कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इतना कर ले गए तो पूरा सरकारी नौकरी दिलवाने की गारंटी मेरी, क्योंकि मेरी पूरी टीम और मेरा खून पसीना इसी में जा रहा है आजकल। ठीक है, सो आप चिंता किए बिना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सिट बैक एंड रिलैक्स एंड इन्जॉय कीजिए इस लेक्चर को। इन्जॉय करने के बाद आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, कौन सा वर्क करना है वो आप पे डिपेंड करता है। एंड आप क्रैक कर सकते हैं RRB, रेलवेज़ और बहुत सारे लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन एक हार्ड कोर प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन एक हार्ड कोर प्रोसेस होता है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर लिविंग माइक्रोब बचा हुआ नहीं है जो इन्फेक्शियस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव में हम कोई भी चीज़ डाल के उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस तक, 121 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। और इतने डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद भी हम लोग 15 मिनट तक वेट करते हैं ताकि स्टरलाइज अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की। डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन है जब हम कोई जैसे डिसइंफेक्शन जैसे हम सर्फ़ से करना चाहते हैं ना, हम सर्फ़ यूज़ करते हैं, सर्फ़। ठीक है, सर्फ़ यूज़ करते हैं इंडिया में, तो वहाँ पर डिटर्जेंट बोल सकते हैं, डिटर्जेंट। ठीक है, सर्फ़ तो एक पर्टिकुलर ब्रांड हो गया, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्शन के लिए मेनली हम उसको यूज़ करते हैं एज़ हमने ये सोचा हुआ है, लेकिन वो कपड़े क्लीन करता है, डिसइंफेक्शन काफ़ी हद तक वो नहीं करता। डिसइंफेक्शन के लिए केमिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आगे मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसइंफेक्शन के लिए आती हैं। और तीसरी एक कैटेगरी होती है एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या है, जो भी हम अपने शरीर पर लगा सकते हैं, जो भी हम अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं, वो होता है एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट को आप अपनी स्किन पर नहीं यूज़ कर सकते, स्टरलाइज आप अपनी स्किन को नहीं कर सकते, इसलिए आप यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक। काफ़ी हद तक ये इसी का डिसइंफेक्टेंट का ही छोटा रूप होता है, मतलब माइल्ड रूप होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की। इसी तरीके से पॉइंट वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर से जब हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग स्टरलाइज या फिर डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर कम करने से भी हम लोग स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमको बताई गई हैं। ठीक है, ये जो टेम्परेचर वाला जो मेथड है ये मोस्ट रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है, विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। ठीक है, रिलायबल क्या है, मोस्ट ट्रस्टेबल थिंग। ठीक है, मोस्ट ट्रस्टेबल थिंग है टेम्परेचर बढ़ा दो और वहाँ पर कोई भी माइक्रोब बचा हुआ नहीं मिलेगा। दिस इज़ द वर्चू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग। वर्चू मीन्स खूबी, टेम्परेचर बढ़ा देने की खूबी ये है कि अगर आप टेम्परेचर एक बार बढ़ा देते हो तो वहाँ पर कोई भी आपको माइक्रोब देखने को नहीं मिलता। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसमें स्टीम। ठीक है, स्टीम करके, ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें स्टीम अंडर प्रेशर स्टीम जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, ऑटोक्लेव की। अंडर प्रेशर स्टीम की जब भी हम बात करते हैं तो बात आती है ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव
काफ़ी हद तक एक प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रेशर कुकर जो है हमारे पास, प्रेशर कुकर क्या होता है, उसमें हम पानी डाल देते हैं, पानी उसी डब्बे के अंदर रहता है, पानी भाप बन जाता है, तब भी उसी डब्बे के अंदर रहता है, और वो डब्बे के अंदर भाप बढ़ती जाती है। जब वो भाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, अंदर जो प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं उनके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करने लग जाती है। जब ये सारी भाप उनके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करने लग जाती है तो वो उनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन लेस हो जाते हैं और वो काफ़ी हद तक मर जाते हैं। ये मोस्ट प्रैक्टिकल वे है, ठीक है, डिपेंडेबल मेथड है ये, इस पे हम रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो ये पूछा जाएगा ऑटोक्लेव, और सामने आपको बता दिया जाएगा 15 पाउंड्स 15 मिनट्स और 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनमें से कोई गलत ऑप्शन दिया होगा और वो आपको क्या करना है, चूज़ करना है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मेन आपसे पूछी जाएंगी, कितने मिनट, कितने डिग्री सेल्सियस और कितने पाउंड्स प्रेशर पे हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ा देने वाला दूसरा सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, बॉइलिंग। हम तो पानी में बॉयल कर लेते हैं ना, कि भाई पानी में कोई बैक्टीरिया होगा तो हम बॉयल कर लेते हैं तो वो मर जाएंगे सारे बैक्टीरिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट इसको नॉट रिलायबल बोलते हैं कि कब, लेबोरेटरी वाले काम में, क्योंकि लेबोरेटरी वाले काम में बहुत ज़्यादा घातक बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इसको रिलायबल हम नहीं मानेंगे। रिलायबल मतलब विश्वास करना, नॉट रिलायबल मतलब इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्पोर्स में नॉट बी किल्ड, स्पोर्स क्या होता है अब बताता हूँ आपको, स्पोर्स क्या होता है, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपको बताता हूँ स्पोर्स क्या होता है। जब एक बैक्टीरिया जब वो ग्रो करना चाहता है तो वो नॉर्मली पड़ा होता है, तो यहाँ पर वो ग्रो करता है, 2 बैक्टीरियाज यहाँ से बनते हैं, ठीक है, आगे फिर वो ग्रो करता है, ठीक है, ऐसे चेन बनती चली जाती है, बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया को ग्रो करने का मन नहीं है, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो बैक्टीरिया क्या बना लेगा, अपने अगल बगल में अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स बना लेगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये तब तक बैक्टीरिया का जो DNA है वो सेफ रखेंगे जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, जब तक ये डिवाइड करने को नहीं सोच लेता। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अपने जो बाहर वाले जो कांटे हैं, जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको हटा देगा और फिर से ये डिवाइड करने की सोचेगा और फिर से ये डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसको बोलते हैं स्पोर। जब अनफेवरेबल कंडीशन में बाहर अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के ये कहीं पे भी घूमता रहता है और कभी ग्रो नहीं करता, कभी डिवाइड नहीं करता, उसको बोलते हैं हम स्पोर जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, हाईली क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें जब भी स्पोर होता है, स्पोर कभी भी ग्रो नहीं करता और स्पोर सबसे ज़्यादा सेफ फॉर्म होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जब भी चाहता है कि मैं सेफ रहूं तो वो स्पोर का फॉर्म कर लेता है और स्पोर को किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बॉयलिंग से तो स्पोर किल नहीं होने वाले, मे नॉट बी किल्ड, बिल्कुल सही बोला है यहाँ पे किताब में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पास्चराइजेशन की। पास्चराइजेशन में बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये पास्चराइजेशन का मेथड। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आपने पढ़ा है ना, तो कि इट किल्स फूड बोर्न पैथोजन को ये किल करता है। फूड बोर्न पैथोजन मतलब जो फूड में ही पाए जाते हैं मेनली, ठीक है। डजेंट स्टरलाइज, पास्चराइजेशन से स्टरलाइजेशन नहीं होता, ये ख्याल रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर पास्चराइजेशन कर दिया तो क्या स्टरलाइज हो गया मिल्क, अगर पास्चराइजेशन हो गई मिल्क की तो क्या स्टरलाइज हो गया, क्या नहीं हुआ, ठीक है, डजेंट स्टरलाइज। लिक्विड इज़ हीटेड टू 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पास्चराइजेशन का टेम्परेचर बता दो भैया, पास्चराइजेशन करने का टेम्परेचर बता दो, कितने सेकंड्स तक करते हैं वो बता दो। 71.7 डिग्री सेल्सियस को 15 सेकंड तक एटलीस्ट हम रखेंगे तो वो हो जाता है पास्चराइज। लिक्विड इज़ हीटेड टू इतना, ठीक है। हॉट एयर स्टरलाइजेशन में आ जाता है हॉट एयर ओवन वगैरह आ जाता है, ठीक है। यूज्ड व्हेन स्टीम में डैमेज और फेल टू पेनिट्रेट, ठीक है। अगर ऑटोक्लेव से बात नहीं बन रही, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हॉट एयर स्टरलाइजेशन। और ये कब इंश्योर करता है कि स्पोर मर गए, ये कब इंश्योर करता है, जब 2 घंटे 170 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिमन रख दिया जाए, 2 घंटे 170 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिमन रख दिया जाए, तब ये इंश्योर कर देता है कि हमारे पास स्पोर्स जो है
वो मर चुके हैं। स्पोर्स क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? इंसिनरेशन, अब ये बड़े पप्पा हैं, ये सबके बड़े पप्पा हैं। ठीक है, इंसिनरेशन क्या है? ये सबके बड़े पप्पा हैं। कैसे? एक भट्टी होती है बहुत सारी बड़ी, इसमें हम लोग आग जला लेते हैं, आग जला लेते हैं और सारे जितनी भी चीज़ें हैं आलतू फालतू चीज़ें इसमें डाल देते हैं। जब ये डाल देते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है, जला देने के बाद इसमें से धुआं निकलता है और ये धुआं जो होता है एकदम स्टरलाइज होता है। ये धुआं बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, और ये धुआं जो है ये भी फ़िल्टर करके बाहर जाने देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब एक बड़ी सी भट्टी, ठीक है, जिसमें सारा कुछ जला के राख कर दिया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट हम जलाते हैं, जितने भी डस्टबिन होते हैं रेड येलो ग्रीन, ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं, जो डिस्पोज करने के मेथड्स हैं, उनमें है एक इंसिनरेशन। इंसिनरेशन करने के बाद हम इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई भी माइक्रोब नहीं बचा और यहाँ पर हम लोग निजात पा लेते हैं इन्फेक्शन से। ये किसको करते हैं? इनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, इसको हम इंसिनरेट करते हैं। तो ये 5 तरीके हो गए टेम्परेचर से स्टरलाइज करने के। उसके बाद फिल्टरेशन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन मेनली हम उनका करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, यूज टू स्टरलाइज लिक्विड दैट आर थर्मोलेवाइल। अब थर्मोलेवाइल की बात करते हैं। एक होता है थर्मो स्टेबल, इसी से समझ आ जाएगा थर्मोलेवाइल भी। थर्मोस्टेबल क्या होता है? नाम से पता लग रहा है कि थर्मो मतलब क्या? थर्मो मतलब टेम्परेचर, और स्टेबल मतलब क्या? स्टेबल रहता है। टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ बच्चे, ये क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अगर ये स्टेबल रहेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्मोस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर थर्मोलेवाइल है तो मतलब क्या है? थर्मन जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा घटाया या बढ़ाया तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाने वाली है। जैसे यूरिया ब्रोथ, एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि यूरिया ब्रोथ अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाकर रखा जाए तो यूरिया ब्रोथ नहीं रहेगा, वो कुछ और ही ब्रोथ बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ और ब्रोथ नहीं बनाना है हमको, यूरिया ब्रोथ ही रहने देना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसका फिल्ट्रेशन कर देते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे नहीं उबालते या फिर स्टरलाइज करते। ठीक है, HEPA एयर फिल्टर्स आर यूज्ड इन BSc मतलब BSc डिग्री नहीं, BSc मतलब बायो सेफ्टी कैबिनेट्स। ठीक है, HEPA मतलब क्या? HEPA की फुल फॉर्म क्या है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स आर यूज इन BSc बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जांपल है। स्टरलाइज कर दिया हमने थर्मोलेवाइल को यूरिया ब्रोथ के लिए, ठीक है, और दूसरा HEPA फिल्टर लगा दिए। ये 2 फिल्ट्रेशन के एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। रेडिएशन के एग्जांपल क्या हो गए? रेडिएशन से हम लोग मार देते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के ऊपर रेडिएशन दी और बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया लेट जाता है, बैक्टीरिया पसर जाता है। ठीक है, तो UV लाइट अगर बैक्टीरिया के ऊपर डाल देते हैं तो बैक्टीरिया काफ़ी हद तक मर जाता है। ये BSc में यूज़ होता है। BSc मतलब ये जो देख रहे हो, ये जो है, ये जो लाइट है, ये UV लाइट हो सकती है। ठीक है, इसमें हम लोग UV लाइट की व्यवस्था कर देते हैं। BSc मतलब क्या है? BSc मतलब बायोसेफ्टी कैबिनेट। ये है बायोसेफ्टी कैबिनेट, लेवल 2 का बायोसेफ्टी कैबिनेट, ये लेवल 3 का बायोसेफ्टी कैबिनेट, ये लेवल 1 का। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पढ़ना है आपको डेली, आपको आ जाएंगे मज़े और आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 पे बात करते हैं, तो केमिकल्स की बात करते हैं। केमिकल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर केमिकल्स आ गए हमारे पास, अल्कोहल, क्लोरीन, फॉर्मेलिन और बहुत सारे केमिकल्स और भी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको पूरे लिस्ट बना रखी है। 4, 5, 6, 7, 8 केमिकल्स हैं। ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, आयोडोफर्स और फिनोलिक्स, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स, गैसेस, ये सारा एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी 5 मिनट में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे इथाइल। अगर आगे हम बात करते हैं इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सारा चीज़ें हम किस लिए कर रहे हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए कर रहे हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया, बैक्टीरिया को मारने के लिए फिल्ट्रेशन किया, बैक्टीरिया को मारने के लिए रेडिएशन दिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग केमिकल का भी यूज़ कर रहे हैं। तो अल्कोहल जो है हमारे पास, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल अगर यहाँ पर लगाना है तो अगर लगाना हो तो मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा, इथाइल अल्कोहल ये है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? 70 to 80% फ्रीक्वेंटली यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मैंने आपको पहले बता दिया एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन भी बता दी आपको, दोनों को काम भी बता दिया। ये स्पोर्स को किल नहीं करते। स्पोर्स को किल क्या करता है? स्पोर्स को किल करता है 2 चीज़ें, या फिर हाउ, हॉट एयर ओवन, या फिर आपका क्या करेगा? ऑटो, अरे भैया, ऑटो
ऑटोक्लेव या फिर हाउ हॉट एयर ओवन, ठीक है। ये दोनों आपको स्कोर को मार देते हैं। केमिकल्स में अल्कोहल स्कोर को एटलीस्ट नहीं मारता। तो क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन किस में होता है, NaOCl में होता है, जिसको हम बोलते हैं, दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaOCl को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाउस होल्ड ब्लीच भी इसको बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट अगेंस्ट HIV एंड HBV, ठीक है। 10% सोल्यूशन, मतलब HIV और HBV अगर आपको नहीं चाहिए अपने आसपास, HIV और HBV अगर आपको नहीं चाहिए अपने आसपास, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्लोरीन वाला ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा फॉर्मेलिन की बात कर रहे हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जो है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, ये भी हमारे पास क्या है, जो बैक्टीरिया और जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको स्पेशली आपके लिए रखा है बना के, ठीक है। ये क्या है, ब्रेन प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन में हमने ब्रेन को रख रखा है प्रिजर्व करके। ये हमारे पास इसका पिक्चर है, ठीक है। ये अगल बगल में फॉर्मेलिन भरी पड़ी है, ठीक है, और ये बीच में ब्रेन रखा हुआ है कि बैक्टीरिया इसको ख़राब ना कर दें या फिर कोई और चीज़ इसको ख़राब ना कर दे, तो इसलिए फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी में आप तो इस तरीके से समझ रहे हो, हिस्टोपैथोलॉजी में समझते हैं कि यार ये टिश्यू को बहुत अच्छे से मतलब प्रिजर्व कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको, मतलब ये केमिकल्स में आप देख लो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मैंने बोला था ना आपको, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये वाला, ठीक है। फॉर्मेलिन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास आ गए सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये देखो, ये ना घर में कोई बंदा ना पोछा मारने के भी रख लेता है यार। देखो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, तो मतलब अपने घर में भी हाइपोक्लोराइड का पोछा लगवाते हैं कभी कभी। आप लोग भी ज़्यादा पढ़ लिख जाओ तो क्या पता आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का पोछा लगवाने लग जाओ, है ना, कुछ नहीं पता होता ना। तो इसलिए मेरा टीचर बोलता था कि इतिहास गवाह है, जिसने ज़्यादा पढ़ा है उसका कुछ नहीं हुआ है। क्यों बताओ? क्योंकि पॉइंट वाइज कोई पढ़ता ही नहीं है। पॉइंट वाइज पढ़ना है तो आप सब्सक्राइब कर लो बट इस माय मेडिसिन चैनल को, जो कि आपके पॉइंट वाइज सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लूटाल्डिहाइड की। ग्लूटाल्डिहाइड चौथे नंबर का केमिकल है जो हमारे पास यहाँ पर आता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स अदर देन माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया को नहीं मारता। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली आपको मेरे हिसाब से उसमें भी दे देंगे, MCQs में भी। ये माइक्रोबैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम। ग्लूटाल्डिहाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव सेल अदर देन द माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम को नहीं मारता, बाकी सबको ये उड़ा देता है। यूज्ड फॉर कोल्ड स्टरलाइजेशन। अच्छा, कोल्ड स्टरलाइजेशन होता है इससे, ठीक है। आइटम डैमेज्ड बाय हीट, ठीक है। जो हीट से डैमेज हो जाते हैं उनको कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है ग्लूटाल्डिहाइड। अब जैसे कुछ इक्विपमेंट्स है जो प्लास्टिक वाले होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक वाले इक्विपमेंट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे ऑटोक्लेव में या फिर हीट से, तो यहाँ पर उन पे क्या डाल देते हैं हम, ग्लूटाल्डिहाइड डाल देते हैं। भाई ठंडे में तुम लोग निपट लो। उनमें क्या आता है, ऐसे इक्विपमेंट्स में आता है हमारे पास इनहेलेशन थेरेपी वाले इक्विपमेंट्स, ठीक है, और ऑप्टिकल लेंसेज सच एज एंडोस्कोप्स, ठीक है। अब एंडोस्कोप क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, एक सेकेंड, ठीक है। क्या होता है एंडोस्कोप, ये देख रहे हो, ये होता है आपका एंडोस्कोप, ठीक है। एंडोस्कोप आपके मुंह के रास्ते आपके पेट तक जाता है, फिर आपके इंटेस्टाइन तक जाता है और बहुत सारी चीज़ें इससे देखिए। यहाँ पर ना कैमरा लगा होता है यहाँ, ठीक है, देख रहे हो, दिखा आपको, देखो यहाँ पर, अरे थोड़ा नज़रें आप थोड़ा, ये यहाँ पर कैमरा लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर जब कैमरा लगा होगा तो वो अंदर जाता है तो वो सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? और ये रहा रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। ये भाई जब बैठे हैं आराम से, इनके मुंह पर क्या लगा दिया है, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। अगर मुंह पर रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट लगा दिया है तो इसको स्टरलाइज भी करना पड़ेगा, ताकि ये दूसरे के जब मुंह पे लगाया जाए तो इसके मुंह के बैक्टीरिया उसके मुंह में न चले जाएं, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टरलाइज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 5वें नंबर का केमिकल है जो बैक्टीरिया मारने के लिए यूज़ किया जाता है। 3% ऑफ सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, मतलब अपने शरीर पर हम लोग त्वचा पर इसकी मालिश कर सकते हैं। जब अपनी त्वचा पर लगे हमको कि यहाँ पर बैक्टीरियाज या फिर फंगाई या फिर कुछ भी चीज़ है जो मरने नहीं वाली, ठीक है, तो उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक है। ये भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर 3% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एंटीसेप्टिक की तरह से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते फिर, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं आयोडीन और आयोडोफोर्स की, ठीक है। आयोडोफोर्स ये स्पेसिफिकली इसका नाम लिया है पोविडोन एंड आयोडीन, पोविडोन और आयोडीन, ठीक है, ये है आयोडोफोर्स। रिलीज आयोडीन स्लोली एंड लेस इरिटेटिंग, नॉन स्टेनिंग, इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक। मतलब स्किन को अगर आपने क्लीन करना है तो आयोडोफोर्स बहुत अच्छा चीज़ हो सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ हो सकते हैं आयोडोफोर्स। ये लेस इरिटेटिंग होते हैं, ये नॉन स्टेनिंग होते हैं। नॉन स्टेनिंग मतलब आपके हाथ पर दाग नहीं छूट जाएंगे, अगर आप इससे अपनी त्वचा क्लीन करते हो तो आपके दाग नहीं छूटेंगे, मतलब दाग छूट जाएंगे आराम से, ठीक है, मतलब दाग रहेंगे नहीं, कहाँ पर नहीं रहेंगे, आपकी स्किन पर दाग नहीं रहेंगे, ठीक है। इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक है कौन से, आयोडोफोर्स। अब 7वें नंबर का केमिकल है जो हम बैक्टीरिया मारने के लिए यूज़ करते हैं, वो है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स ये स्पोर्स को किल नहीं करते, ये स्पोर्स को किल नहीं करते। अदर डिसइंफेक्टेंट इवैक्यूएटेड बाय कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ फिनोल, फिनोल कोएफिशिएंट, ठीक है, ये भी एक पैरामीटर है जिससे हम तय करते हैं कि कितना फिनोल है। फिनोलिक्स, फिनोल वाले डिसइंफेक्टेंट्स, कितना फिनोल डाले हो इसमें, ठीक है, जितना फिनोल डाले हो उतना ज़्यादा अच्छे से ये डिसइंफेक्ट करेगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बात करते हैं, इसको बोलते हैं फिनोल कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाटर्नरी अमोनिया कंपाउंड्स। मैंने बहुत सारे क्वाटर्नरी अमोनिया कंपाउंड आपके यहाँ पर रख रखे हैं। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, क्वाटर्नरी अमोनिया कंपाउंड, और ये सारे किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। काफ़ी सारे यूज़ किए जा सकते हैं और काफ़ी सारे नहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं, पर आप मेनली बात रखो कि क्वाटर्नरी अमोनिया कंपाउंड को आप यूज़ कर सकते हो वेजिटेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर, मतलब स्पोर्स नहीं मरने वाले, माइकोबैक्टीरिया नहीं मरने वाला, और नॉन एनवल्व्ड जो वायरसेस हैं ये नहीं मरने वाले। यूज़ टू डिसइंफेक्ट फ्लोर वॉल फर्नीचर, वॉल फर्नीचर को हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए जो हमारे घर में डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड ही यूज़ होते हैं। माइकोबैक्टीरियम को कौन कौन नहीं मार सकता था, एक तो ग्लूटाल्डिहाइड नहीं मार सकता, एक तो ये नहीं मार सकता, ये तो एकदम क्लियर है, ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड नहीं मार सकता माइकोबैक्टीरियम को। तो यहाँ पर हम जब भी ये इक्विपमेंट वगैरह हम स्टरलाइज कर रहे होते हैं तो हमको ये पता होता है कि ग्लूटाल्डिहाइड तो इसको नहीं मार सकता, कि इसको माइकोबैक्टीरियम को नहीं मार सकता, मतलब इन ऑपरेटर्स पे माइकोबैक्टीरियम रह सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करने वाला बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम से ही होता है, ठीक है। बात आती है अब 5वां जो तरीका है बैक्टीरिया को मारने का, 5वां तरीका जो है वो है इथाइलिन ऑक्साइड से। इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट पर भी बहुत सारा असर हो रहा है, एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारा असर होता है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं इस पे खुली चर्चा कर रहे हैं आजकल जिन दुनिया में इथाइलिन ऑक्साइड पे, ठीक है, इसको ETO भी बोलते हैं, ठीक है, दुनिया वाले। तो वाइडली यूज इन हॉस्पिटल टू स्टरलाइज मटेरियल दैट कांट विद सैंड स्टीम, मतलब जो स्टीम से हम लोग स्टरलाइज नहीं कर सकते उसको हम क्या करते हैं, ETO से स्टरलाइज करते हैं, ETO के अंदर डाल देते हैं। हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के लिए मेनली यूज़ होता है, ठीक है। अब ETO की बात करते हैं अच्छे से भाई, खुल्लम खुल्ला, ठीक है, क्योंकि ETO क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती जा रही है, क्योंकि हर जगह इसकी इंटॉक्सिकेशन होती जा रही है, ठीक है। इथिलीन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इथिलीन ऑक्साइड, जो कि होता है क्रूड, जो कि मतलब एक सोचते हो ना क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को रिफाइन करके बनता है अलग अलग प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, एयरप्लेन जेट फ्यूल हो गया, या फिर हो गया आपका डीजल। तो उसी तरीके से ये क्रूड इथिलीन ऑक्साइड है, इससे बनता है PeO, MEG, DEG एंड TEG, ठीक है, जैसे प्योरीफाइड इथिलीन ऑक्साइड, मोनो इथिलीन ग्लाइकोल, डाई इथिलीन ग्लाइकोल, ट्राई इथिलीन ग्लाइकोल। अब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ों के बनाने के लिए, ये माइल्ड चीज़ें बनाने के लिए है, ठीक है, ये उससे हार्ड, ये आपको पता है यहाँ पर ये टाइड वगैरह का दे रखा है, और ये लाइजॉल वगैरह का दे रखा है, ठीक है, ये फ्लोर डिसइंफेक्टेंट वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो इथिलीन ऑक्साइड इतने तरीके से यूज़ होता है। इथिलीन ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला किसी चाहवान को याद रखना हो, फॉर्मूला, ठीक है, कुछ होते हैं नर्ड्स जिनको फार्मूला पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, उनके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। और ये एंगल वैंगल याद मत करने बैठ जाना, इतना नहीं आएगा, ठीक है। तुम केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे रहे हो, तुम दे रहे हो यहाँ पर, अच्छा केमिस्ट्री भी तो आने वाली है, केमिस्ट्री RRB में केमिस्ट्री भी तो आने वाली है, मतलब मेरे लेक्चर्स आपके लिए एकदम सॉलिड बैठने वाले हैं यार, कसम से, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जा रही है एक जगह पे,
तो आप कुछ भी क्रैक कर ले जाओगे और सारा कुछ एकदम वेल इंटरकनेक्टेड है, पढ़ने में भी आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, ठीक है। ग्लाइकोल जो ईथर है, ये देखो इथिलीन ऑक्साइड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इथिलीन ऑक्साइड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ये है टाइड है, ठीक है, मतलब सर्फ डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट, ठीक है, खाली टाइड नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंटी फ्रीज़ है, ठीक है, एंटी फ्रीज़ जो आप कार में डालते हो, ठीक है। जब कार जाती है ना बड़े बड़े हिमालय ग्लेशियर्स की तरफ, तो हम एंटी फ्रीज़ लेके चलना पड़ता है भैया, क्योंकि अगर एंटी फ्रीज़ ना हुआ तो जो पता है ना कार का कूलेंट वगैरह का सिस्टम, हाँ पता ही होगा, तुम लोगों ने कार बहुत चला रखी होगी। तो आइडोफोर्स जो हम बोल रहे थे जो बेस्ट है, जो डॉक्टर वगैरह भी अपने पास रखते हैं, आइडोफोर्स, ये वही आइडोफोर है जो आपके स्किन पे दाग नहीं पड़ने देता। वैसे बीटाडीन वगैरह लगाओ ना, जब बीटाडीन लगाओ डिसइंफेक्शन के लिए, तो वहाँ येलो स्पॉट्स रह जाते हैं, येलो हो जाती है पूरी स्किन ही येलो हो जाती है बीटाडीन लगाने के बाद, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइडोफोर्स का यूज़ करते हैं। आइडोफोर्स जो है हमारे पास, वो इसका दाग नहीं छूटता, ठीक है। डिसइंफेक्शन के लिए स्वैब भी यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है, कॉटन स्वैब्स बता रखा है पूरा तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरह का टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन में दो तरह के टॉक्सिन सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, एक है एक्सोटॉक्सिन, एक है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब ये पूरे टेबल यार, इतना शानदार टेबल, मैं क्या बताऊँ, मतलब आई लव दिस टेबल, ठीक है। सारा कुछ एक टेबल में दे रखा है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बनाते हैं, एक्सोटॉक्सिन बनाता है, मतलब एक्सोटॉक्सिन बनाता कौन है, ग्राम पॉजिटिव। कौन, बोलो यार, बोला करो यार, बोला करो। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा, कैसे क्वालिफाई होगा आपका एग्ज़ाम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा बनाते हैं, एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। एक्सोटॉक्सिन मतलब अपने 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 शरीर से बाहर, मतलब बैक्टीरिया के शरीर से बाहर, मतलब बैक्टीरिया अपने अंदर बनाएगा टॉक्सिन, ठीक है, या बाहर बनाएगा, ये बाहर बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, अंदर बनाएगा। कौन बनाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो टॉक्सिन है वो बाहर बनते हैं ग्राम पॉजिटिव के, टॉक्सिन है वो अंदर बनते हैं ग्राम नेगेटिव के, ठीक है। अच्छा, रुको, तुम लोग ऐसे भी तो याद कर सकते हो यार, वाह क्या बात है। अरे मास्टर होना चाहिए ना, अच्छा, बाकी बच्चे तो यार खुद ही पढ़ लेते हैं ना। ये देखो एन, ये देखो एन, ठीक है, ये यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपल बात कर लेते हैं, जो एंडोटॉक्सिन है वो कौन बनाएगा, जो एंडोटॉक्सिन है वो कौन बनाएगा, एंडोटॉक्सिन बनाएगा नेगेटिव बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया आपका नेमोनिक बन गया, तो आपको याद भी रहेगा, याद रहेगा तो आप मेरे को दुआ दोगे, ठीक है। लोकेशन ऑफ इन द सेल, ये आपको बता दिया मैंने। कंपोजिशन क्या है, ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये लिपोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, ठीक है। इसका भी आपको मैं निमोनिक बना देता हूँ। ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। इफेक्ट क्या है, सिस्टेमिक मतलब क्या है, ब्लड में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकल मतलब जहाँ पर ये है वहीं पर आपको ये असर दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के ऑर्गन में कहीं पर है, किसी ऑर्गन में है, तो उसी ऑर्गन में ये इफेक्ट दिखा देगा। टॉक्सिसिटी क्या है, इसकी हाई टॉक्सिसिटी रहती है भाई, ये सिस्टेमिक में एंटर कर गया ना, ठीक है। तो हीट स्टेबिलिटी ये होते हैं अनस्टेबल और ये होते हैं बेहद स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होते हैं, ये होते हैं बेहद स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये अंदर बने हैं इसलिए ये स्टेबल होते हैं। एंटीजेंसिटी हाई और इसकी क्या होती है, लो, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी याद करने में भी। स्टिमुलेट्स एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन, यस, अगर इसकी ये हाई है तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना, अगर इसकी लो है तो ये नहीं करेगा। कन्वर्टेड टू टॉक्सोइड, अब टॉक्सोइड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। ये क्या है, वैक्सीन समझ लो यार, कुल मिला के मोटा
वैक्सीन समझ लो, कुल मिला के मोटा मोटा वैक्सीन समझ लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टॉक्साइड्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी में अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं बाहर वाले इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? बाहर वाले और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए टॉक्सिन ही डाल दिया जाता है आपकी बॉडी में, और वही टॉक्सिन क्या कहलाता है? टॉक्साइड। अगर टॉक्सिन यूज़ हो रहा है आपकी बॉडी को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं हम टॉक्साइड। क्या बोल रहा? टॉक्साइड। क्या बोल रहा? टॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, और आगे हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन वगैरह के बारे में डिटेल्ड चीज़ें, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है? आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर्स तूफानी कर देंगे। जब तक आरआरबी में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम लोग नहीं छोड़ने वाले। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।